Hello friends, welcome to this lecture. This lecture start with one of my favorite quotes. This one of my favorite poem actually. This poem I was listening in my school days. वक्त है कम लंबी मंजिल तुझे तेज कदम चलना होगा हे परम तपस्या के पति तुम्हें नूतन पथ रचना होगा. That's like okay friends. So फ्रेंड्स कैसा होता है ना कि करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा टर्म्स रहते हैं. तो मैक्सिमम टर्मिनोलॉजीज तो यूपीएससी आस्क करता है कि जो भी टर्म न्यूज़ में हो उसी से यूपीएससी सवाल पूछता है. जैसे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स न्यूज़ में हो, बेसिक स्ट्रक्चर न्यूज़ में हो, नाइन शेड्यूल न्यूज़ में हो, राइट टू प्रॉपर्टी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड्स, सेडिशंस लॉ, देन हाँ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 का एंड ऑल सेडिशन वगैरह है जो भी ऐसा न्यूज़ में जो टर्मिनोलॉजीज रहते हैं उस पर सवाल पूछ रहा है. अगर आपने देखो मैंने 40 मिनट्स के हर संडे को मैं जिस्ट प्रोवाइड करता हूँ. आपने पर अक्टूबर की मैगजीन उठाई होगी तो वहाँ पे पहला टॉपिक है सीबीआई वर्सेस स्टेट्स का. तो हमने सीबीआई से के बारे में कितना कुछ डिस्कस किया था हमने, तो उससे से हो गया हो. देन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में भी डिस्कस किया है. देन एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जो यूपीएससी प्रीलिम्स में एंड मेंस पर्सपेक्टिव से सवाल पूछ सकता है तो उसमें आ गया था. देन एक आसपा के बारे में नवंबर के मैगजीन में आसपा का टॉपिक है. आसपा के बारे में हमने सभी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उसमें, रेड्डी कमीशन क्या है एंड ऑल सभी. तो आप मतलब कुछ भी एक बेसिक सोर्स पहचान बेस्ट पकड़ के उसको फॉलो कर सकते हो तो इट विल बी मोर बेनिशियल ना फ्रेंड्स. बाकी आपकी मर्जी फ्रेंड्स. नेट पड़ा है, इंटरनेट सबके लिए खुला है कि नहीं, जितना मन मर्जी चाहे उतना सर्च कर सकते हो. बट मतलब कुछ कॉस्ट ऑफ बेनिफिट नहीं होगा ना फ्रेंड उसका, फिर है कि नहीं. समय बर्बाद करने से अच्छा है कि जो बेस्ट मटेरियल मिलता है उसको ले लेना चाहिए. ठीक है फ्रेंड्स. तो देखो ज़्यादा देरी ना करते हुए ना ज़्यादा ज्ञान बढ़ते के लिए, बाकी आप समझदार हो तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के बारे में जानकारी लेते हैं. रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मतलब क्या होता है ना फ्रेंड, जो टैक्स देखो 1962 में अगर टैक्स इनकम टैक्स 1962 का जो इनकम टैक्स है 1962 का अगर कोई इनकम टैक्स एक्ट हो, ठीक है, तो वो एक्ट 2012 से भी अगर अमेंडमेंट हुआ तो 2012 में जो भी गैप रहा उससे इम्प्लीमेंट होगा. फिर कंपनी से जो भी गैप रहा वहाँ से प्रीवियस ईयर का भी टैक्स वसूल किया जा सकता है. दैट्स कॉल्ड इनकम टैक्स एक्ट. दैट्स कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स एक्चुअली फ्रेंड्स, है ना. तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स. तो देखो नोट्स बनाते समय ऐसा ही बनाना चाहिए. मैंने जो पैटर्न बनाया है कि मतलब पहले कंटेक्स्ट क्या है, न्यूज़ में क्यों था, तो देन आर्गूमेंट उसके फेवर में क्या है, उसके साथ प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है नहीं, मतलब गलत क्या है वगैरह, एंड नेक्स्ट वे फॉरवर्ड. ऐसे अगर फॉर्मेट में आपकी नोट्स होगी तो इट्स विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू. रिवीजन करने में बहुत दिक्कत आती है. अभी कुछ समय पहले जो पार्लियामेंट में है कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को मतलब खारिज किया गया है. तो रेट्रोस्पेक्टिव क्या के बारे में पता पता कर लिया हमने. द टैक्स इफेक्टिव एंड द अर्लियर डेट्स टू एक्ट अगेंस्ट कंपनीज दैट्स मिस यूज द टैक्स लॉज, ठीक है ना, टैक्स लॉज का गलत इस्तेमाल करते हैं उस कारण. देन टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट में क्या था, तो इस टैक्स एक्ट में गवर्नमेंट ने विड्रॉल कर दिया है. ठीक है फ्रेंड्स. देखो आपको एक चीज़ नहीं क्या इंटरव्यू में भी बहुत काम आ सकती है. कौन सी, तो एक है ना 2007 में 2007 में जो आज का वोडाफोन है ना उसका नाम आप जानते ही होंगे. उसको पुराना नाम था हच, ठीक है ना. पर हचिंस को, ठीक है ना, यूके के हचिंस को इंडिया के हच इसर ESSAR वाला हच इसर नाम की कंपनी ने खरीदा था $11 बिलियन में, ठीक है ना. बट ये डील कहाँ हो गई थी, केमन आइलैंड में हो गई थी, ठीक है ना. तो इंडिया ने नहीं किया, उनको टैक्स मांगा था उस समय, ठीक है. जिस 2007 की बात है तो उस समय टैक्स मांगा था. बट उन्होंने कहा था कि हम टैक्स क्यों दे भला. तो कंपनी इंडिया ने कहा था कि आपकी कैपिटल एसेट इंडिया में है, आपने सर्विस भी इंडिया में दी है, रेवेन्यू भी इंडिया का है, एसेट भी इंडिया का है, तो क्या मतलब है आप टैक्स नहीं दोगे करके. तो केस 2012 में केस सुप्रीम कोर्ट में गया, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन के फेवर में डिसीजन दिया. तो सरकार ने एक फाइनेंस
एक्ट 2012 में इनकम 2012 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 को अमेंड किया, और जिसके फॉर्म से अगर इंडिया के फॉरेन में भी अगर साइन होता हो, इंडिया में जो भी कंपनी हो, तो उसके डीलिंग के नीचे टैक्स देना ही पड़ेगा। तो फिर कोस्ट गया आर्बिट्रेशन में, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में, ठीक है। तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में केस गया, तो फेवर में उन्हीं के जजमेंट आया वोडाफोन के। तो फिर कुछ चीज़ें एक्चुअली आर्बिट्रेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, तो फिर इंडिया ने कहा कि क्यों अपनी बेइज्जती करना, दैट्स ऑल। एंड उसको फिर रिपील कर दिया गया, ठीक है ना। फिर उसके एक्ट के अकॉर्डिंग वोडाफोन को वगैरह जो भी डिमांड थी, तो उसके पैसे वगैरह वापस वगैरह करेंगे करके बात की गई थी, ठीक है ना। कलेक्ट किया हुआ भी पैसा वापस किया जाएगा, ऐसे ही ये कहा गया था। देन ये सब इशू था फ्रेंड्स। बट फ्रेंड्स ये तो जो था ना, 2012 के पहले था। मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि 2012 के पहले तो ठीक है कि हम तब तक बात कर देंगे, छोड़ देंगे टैक्स। बट 2012 के बाद जो भी टैक्स वसूला जाएगा, जो भी मतलब नए कंपनीज वगैरह आएंगे, उनके ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स इंप्लीमेंट हो जाएगा। 2012 के पहले तो छोड़ दिया जाएगा, ऐसा ही था। देन इसके फेवर में आर्गूमेंट क्या है, तो टैक्स इन्वॉल्विंग के लिए ऐसे जो पब्लिक वेलफेयर है, अभी देखो ये जितना भी टैक्स वसूला जाएगा उसका पब्लिक वेलफेयर के लिए ही अल्टीमेट इस्तेमाल हो जाएगा उसका, है क्या नहीं। और दूसरा जो टैक्स से बचते हैं, मैंने बीपीएससी वगैरह नहीं के प्रॉफिट शिफ्टिंग वगैरह मैंने बताया है प्रीवियस लेक्चर में, दो छोटे छोटे ही वीडियो बनाता हूँ मैं, तो इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू, ठीक है ना फ्रेंड्स। और ये देखो, जैसे वोडाफोन डील्स है वो केमन आइलैंड में हो गई थी, क्योंकि वो टैक्स इरोड कंट्री है ना, वहाँ पे टैक्स उतना ज़्यादा मिलता लगता नहीं है। दैट्स वाई कि कंपनीज वहाँ पे प्रेफर करती है। सो इसलिए एक आगे भी एक मतलब एक टैक्स, एक अभी कुछ समय पहले ग्लोबल मिनिमम टैक्स नाम का एक जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था कंसेप्ट। तो उसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि 15% तो भी टैक्स देना ही पड़ता है। फिर ग्लोबल मिनिमम टैक्स करके एक कंसेप्ट है, अभी न्यूज़ में है बहुत ज़्यादा। तो उसके अकॉर्डिंग कंपनीज को देखो, ये 3% टैक्स है। केमन आइलैंड में अगर 3% टैक्स लगता है, और टैक्स 7 कंट्रीज है, तो ऊपर ऊपर का जो 12% टैक्स रहा, तो वो इंडिया में पे करना पड़ेगा। तो फिर जो दगाबाजी करते हैं, तो कंपनीज वाले अलर्ट हो जाएंगे ना कि यार टैक्स तो पे करना ही होगा, अगर नहीं किए तो फिर खामखा डिलेज लगेगा, कोर्ट का चक्कर लगेगा। उससे अच्छा धंधे पे मंदा पड़ने से अच्छा है कि टैक्स पे कर लेते हैं, तो है कि नहीं। तो ये सब बातें थी। देन इकोनॉमी बूस्ट होगा, है कि नहीं, रेवेन्यू बूस्ट होगी, मनी मार्केट, और हमने एक साइकिल डिस्कस की थी मनी मार्केट की, तो it will be more beneficial for that country to growing that इकोनॉमी। देन प्रॉब्लम क्या है रेट्रोस्पेक्ट के बारे में, तो लीगल डिस्प्यूट्स है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लीगल डिस्प्यूट चलते हैं। देन डिलेस चलता है फिर। देन डैमेजेस रहता है इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस के ऊपर। जो बिजनेस अट्रैक्टिव होता है हो पाता है, उतना अट्रैक्टिव नहीं हो पाता है। टैक्स अनसर्टिनिटी है। देन उसके बारे में जो धंधा करने वाला रहता है, तो वो तो सोचेगा ना कि यार इंडिया में धंधा करना ना मतलब सर खुजाना है एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी रहती है लॉज के बारे में। कल दूसरा ही लॉ, लेबर लॉ बन जाता है, तो फिर बांग्लादेश जैसे कंपनीज कहते हैं कि नहीं भाई, हमारे तरफ बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन उतने नहीं है, आपको जितना मर्जी चाहिए उतना टैक्स दीजिए, एंड ऑल लेबर लॉज भी उतने स्ट्रिक्ट नहीं है, आपकी मर्जी। तो फिर वहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट करेंगे ना, वाई दे इन्वेस्ट इन इंडिया। तो फिर दैट्स नेगेटिव कंसेप्ट। और फिर उसी की तरह फिर वे फॉरवर्ड का टॉपिक आता है। वे फॉरवर्ड में क्या लिखोगे, वे फॉरवर्ड में ब्रिंग स्टेबिलिटी इन टैक्स laws and investment policies, tackle for the BEPS by the measures like equalization levies and global minimum tax, है ना। देन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है, बायलैटरल दोनों कंट्रीज में आपस मिलके जो संधि की जाती है, दैट्स कॉल्ड द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, है ना। तो फिर जो फ्यूचर का डिस्प्यूट रहेगा, वो उतना मतलब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे ना फ्रेंड्स। ये तो हो गया GS3 का। मैंने ऐसे एक सैंपल बताया है कि आप GS3 के जो है ना, ऐसे टॉपिक के आप नोट्स बना सकते हो, इसी टाइप में नोट्स बनाना मतलब, ठीक है ना। तो फिर बहुत ज़्यादा आसानी से, अभी अगर यूपीएससी के मेंस में अगर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स
पर अगर सवाल आता है तो आप उससे शुरुआत कर सकते हो, और आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी भी रहेंगे ना फिर, है क्या नहीं। तो प्रीलिम में तो आप मतलब तुक्का एंड ऑल से प्री निकल सकता है, बट ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस, नॉलेज तो लगता ही है। बट आप अगर इस तरीके से नोट्स बनाते हो तो ये प्री में भी मदद करेगा और मेंस में भी मदद करेगा, मेंस में तो करेगा ही करेगा, है क्या नहीं, तो प्री में भी अल्टीमेट करेगा, है क्या नहीं, क्योंकि आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी रहेंगे ना फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, देन नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, ये देखो, मैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव मैंने इकोनॉमिक्स का नोट्स बनाया था, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स में क्या डिफरेंस होता है। देन देखो, पेमेंट बैंक में एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक में एंड कैपिटल कमर्शियल बैंक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो उसमें मिनिमम कैपिटल होना चाहिए 100 करोड़ रुपीज़। देन स्मॉल फाइनेंस बैंक में होना चाहिए 200 करोड़ रुपीज़। एंड उसमें होना चाहिए कमर्शियल बैंक में 500 करोड़। देन डिपॉजिट लिमिट का साइज़ कितना है, तो 1 लाख रुपये। तो उसमें दोनों, इसमें लिमिट नहीं है, कितना भी रख सकते हो। देखो, पेमेंट बैंक का पर्पस इतना ही रहता है कि आपको सिर्फ पेमेंट करना आना चाहिए। देखो, यूपीएससी बहुत आसान आसान सवाल पूछता है, तो पेमेंट बैंक के बारे में कि मतलब उसका मेन पर्पस क्या है, तो पूछेगा कि लिमिट वगैरह। तो फिर पेमेंट बैंक का पर्पस ही नहीं है ना कि वो ज़्यादा मतलब चेक वगैरह अकाउंट कर सके, लोन दे सकते, उनका पर्पस ही नहीं, पेमेंट करना उनका केवल पर्पस है, तो वो पेमेंट के लिए रखेगा। तो पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कितना करना पड़ेगा ना, 1 लाख रुपीज़, दैट्स वाई। और स्मॉल फाइनेंस बैंक हो तो फाइनेंस सेक्टर का बैंक है, तो उसको मतलब मर्जी है ना उसके, कमर्शियल है, कमर्शियल मार्केट के लिए वो, तो उसके ऊपर लिमिट नहीं है ना फिर, दैट्स वाई फ्रेंड्स। देन लोन साइज कितना ले सकते हैं, तो देखो ये तो लोन देता ही नहीं है ना, है कि नहीं। पेमेंट बैंक है, पेमेंट के लिए पर्पस है, तो वो लोन देगा ही नहीं, लोन क्यों देगा भाई वो, है क्या नहीं, तो कांट गिव लोन्स। देन 50%, अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो 50% लोन है, तो वो 25 लाख तक दे सकता है कि नहीं फ्रेंड्स। देन कमर्शियल बैंक, कमर्शियल पर्पज है उसका, तो उसके ऊपर लिमिट क्यों रखेगा, तो उसके ऊपर लिमिट नहीं है। क्रेडिट बैंक, क्रेडिट कार्ड मतलब क्या होता है कि एक प्रकार का लोन होता है, 1 महीने के लिए, 2 महीने की, जितना लिमिट रहता है। तो क्रेडिट कार्ड है तो एक प्रकार का लोन है, तो लोन नहीं दे सकता ना, तो फिर नहीं देगा। देन स्मॉल फाइनेंस बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करता है, तो हाँ यस करता है। देन एटीएम एंड डेबिट कार्ड कर सकता है, तो हाँ सभी कर सकते हैं एटीएम एंड डेबिट कार्ड इंस्टीट्यूशन। देन जिन उसी का तरह सा रेमिटेंस है, तो रेमिटेंस ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, तो हाँ सभी दे सकते हैं। देन बैंक राइट एक्ट के अकॉर्डिंग 1949 का जो है, तो उसके अकॉर्डिंग आता है कि हाँ आता है। देन सीआरआर तो सबके लिए एक समान है। एसएलआर 75% है पेमेंट बैंक के लिए। देन जो भी है वो स्टेट स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड कमर्शियल बैंक के लिए सेम है, ठीक है। और सी ए आर जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रहता है, तो वो दोनों बैंक के लिए सेम है। कौन से बैंक के लिए, पेमेंट बैंक के लिए एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। 9% है कमर्शियल बैंक के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आप नोट्स बना के कर सकते हो। देन एक इसमें नहीं क्या, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, एक टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, आपको भी पता होगा शायद वो जैसा एक आईपीसी था, मतलब इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड जो है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड तो आपको सब जानते हो उसका क्या इशू था। टाइम बाइंड प्रोसेस है टू रिसॉल्व द इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट सस्पेंशंस एंड ऑलवेज ड्यूज, है ना। बट इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड में एक महत्वपूर्ण मुझे लगा कि आपको जानकारी हो कि जो वाटरफॉल एग्रीमेंट है, उसमें वाटरफॉल मॉडल आता है एक। वाटरफॉल मॉडल में क्या है ना फ्रेंड्स, देखो, वाटरफॉल मॉडल ऐसी प्रकार के एक लाइन समझो, जो भी पैसा है ना वो स्टेप बाय जाएगा। देखो, पानी ऐसे एक यहाँ से नल चालू है समझो, एक बाल्टी भरने के बाद यहाँ का नल, इसका ओवरफ्लो होगा तो यहाँ पे चला जाएगा, इसका ओवरफ्लो होगा तो यहाँ पे चला जाएगा। उसी प्रकार वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है ना, आईपीसी मतलब इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड का प्रोसीडिंग का कॉस्ट पहले निकाला जाता है, ठीक है। प्रोसीडिंग कॉस्ट फर्स्ट, प्रोसीडिंग कॉस्ट, देन सिक्योर क्रेडिटर निकाला जाता है, ठीक है। वर्कमैन ड्यूज, जितना भी सामान इंसान का निकाला जाए ना, तो वर्कमैन ड्यूज का पैसा निकाला जाता है, बाद में उनको दिया जाता है। देन एम्प्लॉयज ड्यूज का पैसा दिया जाता है। देन उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पैसा दिया जाता है। देन उसके बाद गवर्नमेंट्स अपना पैसा निकालती है। देन जो शेयर होल्डर्स है उनका पैसा दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पहले वर्कर का पेमेंट ड्यूज दिया जाता है, उसके बाद एम्प्लॉयर्स का दिया जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। सबसे पहले तो
एक बात रखिए, यूपीएससी का बहुत जरूर अभी अनसर्टिनिटी ट्रेंड चल रहा है, तो मतलब एकदम तो अनसर्टिन नहीं है, कुछ अनसर्टिनेट तो कर सकते हैं, बट आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। बट उसमें क्या है ना, तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, मतलब इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, है ना। तो इस प्रकार का मॉडल, मतलब ये स्टेप मुझे लगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे वाटर बॉल के में क्या है, तो दैट्स वाई। देन एक और ज़्यादा इकोनॉमिक के देखो, इकोनॉमिक के सवाल तो बहुत बेसिक बेसिक पूछे जाते हैं, बट ठीक है। देखो, रेपो, रिवर्स रेपो, देन लॉन्ग टर्म रेपो में क्या फ़र्क रहता है। तो रेपो मतलब क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि बैंक आरबीआई से पैसे लेता है एक दिन के लिए, ठीक है। देन रिवर्स रेपो में क्या होता है कि आरबीआई है जो है, तो वो बैंक से पैसे लेती है, ठीक है ना। उससे समझ में आता होगा आपको। आ, रेपो ये रट लीजिए, इतना अगर टेबल कर लिया तो मोस्ट ऑफ द सवाल के तो आंसर आप ऐसे ही दे जाओगे फिर, है ना। एमएसएफ क्या होता है, बैंक आरबीआई से पैसा लेता है फिर ना, तो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रहता है, ठीक है। देन यूपीएससी ने इस पे ऊपर क्वेश्चन पूछा था, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी क्या है, तो ये बैंकिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है, बैंक ऑपरेशन से रिलेटेड, ये बहुत आसान है। आप इतना चार्ट रट्टा मारिए, इट विल बी मोर बेनिफिशियल। और यहाँ पे मैंने सब कुछ डिटेल रखा है, ये मेरी ओन नोट्स है, तो फिर से कुछ इशू अगर बन सकता है कि प्राइवेट, है कि नहीं। सो एज पर माई बेस्ट नॉलेज मैंने जो हो सकता था इस टर्म में, अगर आपको कुछ कही रही तो आप मुझे मेल कर सकते हो, जैसे कि आप करते ही हो, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।